नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हाल ही में पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए 3 कानून बनाए। राइटर कहते हैं अभी देखो आवश्यकता ये है, लैंड सीलिंग से संबंधित जो कानून हैं उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा था, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब इवन 1 एकड़ भी लैंड नहीं था, लैंडलेस थे वो। तो आज़ादी से पहले भी पीजेंट्स ने आज़ादी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और लीडर्स ने ये उनसे वादा भी किया था, एक बार देश आज़ाद हो जाए तो हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे, आपको भी लैंड मिलेगा। तो आज़ादी मिलने के बाद लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में आए, वो बात अलग है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सफल नहीं हो उसका। और जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे उनमें से एक था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक फैमिली इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लिमिट थी। आज भी लैंड सीलिंग जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता हूँ। महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली जो है वो 7 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकती अगर लैंड इरिगेटेड है, और अगर ड्राई लैंड है तो वो फैमिली 21 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकती। समझ गए? ये एक एग्जांपल है एसेंस समझने के लिए। अगर किसी फैमिली के पास 7 एकड़ से ज़्यादा अगर इरिगेटेड लैंड है तो वो जितना भी ज़्यादा लैंड है उस फैमिली को वो लैंड लौटाना होगा स्टेट को, ताकि स्टेट वो लैंड फिर बांट सके उन लोगों में जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है। तो ये था लैंड सीलिंग लॉज। लिमिट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। अब हुआ क्या, जैसा मैंने आपको बोला, इंप्लीमेंटेशन इन लॉज का अच्छे से नहीं हो सका था, क्योंकि लोगों ने अपने नौकर के नाम पे लैंड करवा दिया। इवन ज़्यादा लैंड रखने के लिए ऐसी भी खबरें आई कि पति ने पत्नी को तलाक दे दिया हो, मतलब दिखाने के लिए, ताकि पति अलग से लैंड रख सके, पत्नी अलग से लैंड रख सके। लोगों ने मतलब लूप होल्स ढूंढ लिए थे और इसलिए ये लैंड सीलिंग जो लॉज हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो सके थे। बट देखो आज के इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं वो ये जो लैंड सीलिंग लॉज थे ना, ये पुराने समय के हिसाब से ठीक थे, बट आज के समय के हिसाब से ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? आज देखो सिचुएशन ऐसी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सही में खेती करना चाहते हैं। मतलब अगर उनके पास ज़मीन अवेलेबल हो तो वो अपनी खेती को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बट ये जो लिमिट है ना कि 7 एकड़ से ज़्यादा, या फिर लिमिट जो भी है 7 एकड़ है, कहीं कहीं 10 एकड़ है, इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते। तो इस लिमिट की वजह से बहुत सारे ऐसे किसान जो जमीन खरीदना चाहते हैं और ज़्यादा खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो खेती नहीं कर पाते। इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं हो पाती इन लैंड सीलिंग लॉज की वजह से। अब कोई कंपनी है मैकडोनल्ड, किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है कि आप हमें 1000 किलोग्राम आलू दे दो। अब वो किसान बोलेगा अरे मैं इतना आलू आपको नहीं दे सकता, मेरे पास ज़मीन कम है, क्योंकि मैं एक लेवल से ज़्यादा ज़मीन रख ही नहीं सकता कानून के हिसाब से। लेकिन देखो उस किसान के पास पैसे हैं, वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा लैंड परचेज करूं या फिर लैंड लीज पे लूं। इवन लैंड लीज पे लेना भी अलाउड नहीं है लैंड सीलिंग लॉज में, एक लिमिट से ज़्यादा। तो वो किसान चाहता है कि मैं या तो नया लैंड खरीदूं या फिर लैंड लीज पे लूं, बट ज़्यादा आलू उगाऊं और सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं मैकडोनल्ड के साथ। बट वो किसान कर ही नहीं पाता, क्योंकि लैंड सीलिंग लॉ है, आप एक लेवल से ज़्यादा लैंड ना तो खरीद सकते हो ना ही लैंड लीज पर ले सकते हो। तो आर्टिकल कहना चाहते हैं कि देखो पुराना जो समय था ना वो अब चेंज हो चुका है। आज का समय के अनुसार इस सेक्टर में रिफॉर्म आने चाहिए। मौका मिलना चाहिए किसानों को कि अगर वो अपना खेती नुमा लैंड जो इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो इंक्रीज कर सकें। देखो छोटा लैंड जब होता है तो इनपुट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है,
बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, बहुत वेस्टेज भी हो जाता है, लैंड के आसपास बाड़ उगानी पड़ती है, समझ गए। और लेकिन अगर लैंड ज़्यादा है, 1 एकड़ के बजाय मान लीजिए 20 एकड़ लैंड है, तो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा, इनपुट्स सस्ती पड़ेंगी, फर्टिलाइजर अगर आप खरीदने के लिए जाते हो मार्केट से सस्ता पड़ेगा, पूरा इकोनॉमी ऑफ स्केल रहता है, ज़्यादा फायदा होता है अगर आप ज़्यादा लैंड में खेती करते हो। जबकि छोटे लैंड में आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हो, पैदावार को इंक्रीज करने के लिए केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो इससे तो बल्कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी खराब हो जाती है, ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो जाता है। इसलिए राइटर कहते हैं लैंड सीलिंग लॉज में रिफॉर्म आना चाहिए। कुछ डेटा भी सामने रखते हैं कि देखो लैंड का साइज बढ़ नहीं रहा है लेकिन लगातार घट रहा है। 2010-11 में एवरेज लैंड होल्डिंग थी 1.15 हेक्टेयर, 2015-16 में ये घट के हो गई है 1.08 हेक्टेयर। कर्नाटक की सरकार ने कोशिश की थी लैंड सीलिंग लॉज में रिफॉर्म लाने की, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ और कोशिश सफल नहीं हो उसकी। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो ये लैंड होल्डिंग छोटी छोटी है, मतलब एवरेज लैंड किसानों के पास कम है, इससे नुकसान ज़्यादा होता है। जैसा हमने डिस्कस किया, पानी का ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होता है, केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा आता है, मतलब मिट्टी ऐसी होती जाती है कि बाद में फर्टिलिटी कम हो जाएगी और उपजाऊ भूमि वो नहीं रहेगी, आप कुछ उगा नहीं सकोगे। सैलिनाइजेशन भी बढ़ता है भूमि का, और पानी की लगातार कमी होती है क्योंकि छोटे लैंड में सोचा जाता है जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे पैदावार ज़्यादा होगी। इंस्टेंट तो बेनिफिट हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। नोआम चोम्स्की ने कहा था इंडिया और पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज के ऊपर युद्ध के कगार पर हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, यहाँ पर देखो वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और ये वाटर क्राइसिस पैदा हुए हैं गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से। तो राइटर सॉल्यूशन ये देते हैं, आप लैंड सीलिंग लॉज में बदलाव एक छोटे स्टेप से कर सकते हो। जैसे देखो एग्रो इकोलॉजिकल प्लांटेशन या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए किसानों को आप रियायत दे सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर कोई किसान प्लांटेशन करता है, पेड़ उगाता है, तो उसको आप इंसेंटिव दे दो कि जब आप ऐसी प्लांटेशन करोगे तो आप पर लैंड सीलिंग लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे देखो 7 एकड़ लैंड आपके पास है, इरिगेटेड लैंड, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर कोई किसान लैंड पर प्लांटेशन करता है तो फिर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर आप ज़्यादा लैंड भी रख सकते हो। ऐसा इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जा सकता है एग्रो इकोलॉजिकल प्लांटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। हाँ, आप एक काम और भी कर सकते हो, सब क्लास लगा दो कि आप ये प्लांटेशन करोगे तो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। इससे दोनों पर्पस सर्व हो जाएंगे। दोनों क्या मतलब, काफ़ी सारे पर्पस सर्व हो जाएंगे। एक तो धीरे धीरे बड़े स्केल पर प्लांटेशन होने लगेगी, वो लोग जो वास्तव में खेती में इंटरेस्टेड हैं वो आगे आएंगे, लैंड परचेज करेंगे या फिर लीज पर लेंगे प्लांटेशन के लिए। और देखो अगर ये कंडीशन भी लगा दी कि लैंड सीलिंग में एग्जम्पशन का फ़ायदा तभी मिलेगा, मतलब ज़्यादा लैंड रखने की छूट तभी मिलेगी अगर आप प्लांटेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करोगे, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसका फ़ायदा ये होगा इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। वैसे देखो ये जो बॉडी है APEDA, इस बॉडी ने कहा भी था 2030 आते आते इंडिया $50 बिलियन के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो उस दिशा में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, इसके साथ साथ कार्बन का भी कम एमिशन होगा। तो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ेगा। और देखो इसके अलावा राइटर एक सजेशन ये भी देते हैं, आप ऐसा प्रोविजन कर दो कि जो फार्मर्स हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा लैंड रख सकते हैं अगर वो लैंड वेस्ट लैंड है या फिर डिग्रेडेड लैंड है। मतलब 7 एकड़ तो आपके पास में इरिगेटेड लैंड है, ये लिमिट है आपके ऊपर, इससे ज़्यादा लैंड आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर डिग्रेडेड लैंड है वो आप रख सकते हो, वेस्ट लैंड है वो आप रख सकते हो अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो। तो फार्मर्स के पास इंसेंटिव रहेगा कि वो वेस्ट लैंड परचेज करें या फिर लीज पर लें, लेकिन उसे रिस्टोर करें, उसे उपजाऊ योग्य बनाएं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि देखो जैसे USA में खेती काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ पे खेत काफ़ी बड़े हैं।
हमारे देश में खेती क्राइसिस में है, उसका एक मेन रीज़न ये भी है जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है काफ़ी छोटा है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।